नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। बयान सम्राट हैदराबाद में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान का समर्थन करते हुए बांह पर काली पट्टी बांधी। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी नजर आ रही है। हैदराबाद की तस्वीर है जहाँ पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी लोगों के बीच बैठे हुए हैं। बाकी लोगों के बांह में भी काली पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है, लेकिन एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी खुद बैठे हुए हैं और वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं और उनके बाह में काली पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। यह हैदराबाद की तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह स्पष्ट संकेत है कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में चिंतित हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वास्तविक बातचीत नहीं हो रही, अन्यथा हम अपनी चिंताओं को सीधे बता सकते थे और निवारण की मांग कर सकते थे। मंत्री का बयान। I mean, it's obviously when there is a question in Parliament, he is obliged to reply. I would not see this as an escalation or anything like that, but it's a very clear signal that we are concerned about the well-being of minorities in Pakistan, which is actually not a political issue. All parties share these concerns. One of the difficulties is that there is no real dialogue going on between India and Pakistan, and therefore there is no real bilateral communication of our concern. And indeed, the minister's answer was very careful to stress that India raised these concerns internationally in places like the UN Human Rights Council. So had there been more of a dialogue between the two countries, perhaps we could have conveyed our concerns more directly and sought some sort of redress and avoidance of such issues in future. But that's the only issue. Otherwise, I think the minister's statement was completely factual, and we all have to listen and take note that there is a very disturbing situation in our neighborhood. बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने नए आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में अगर यहाँ की जनसांख्यिकी को बदलने का काम कर रहे हैं, वे भारत को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार सक्रिय है उन्हें रोकने के लिए। बंगाल की सरकार कई स्थानों पर कैंप चलाती है जहां पर बांग्लादेशी आते हैं और वहां से उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि झारखंड की आदिवासी आबादी भी इससे परेशान है। बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आकर के भारत के डेमोग्राफी को चेंज करने का काम कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के यहाँ पर आतंकवादियों संगठनों के साथ मिलकर के देश को तबाह करने का काम कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आकर के जो हमारे आधारभूत संरचना है उस पर कब्जा कर रहा है, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रहा है और भारत को कमजोर करने का काम कर रहा है। लेकिन भारत की सरकार सक्रिय उनको रोकने के लिए, लेकिन बंगाल की सरकार चाहे मुर्शिदाबाद हो, ऐसे कई स्थानों पर उनके कैंप चलते हैं और बांग्लादेशी वहां पर आते हैं, फिर वहां से सभी जगह पर भेजे जाते हैं और झारखंड तो उससे तबाह है। हमारे जंगल और जमीन को काबिज करने का काम किया है, जमाई टोला बनाने का काम पाकुड़ और साहेबगंज में करने का काम किया है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि झारखंड के आदिवासी उससे तबाह है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप कहते थे कि राणा सांगा उनके प्रेरणा थे, वे हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। उनका इस तरह से अपमान करना बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने किसी तरह का देशद्रोह किया, इसलिए इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए। राणा सांगा जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के लिए वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है।
तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। और यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का कोई देशद्रोह किया, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई हिस्टोरिकल इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो प्लीज इस तरह की बातों से रिफ्रेन करें और हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए, तो उसका भी मान रखें। माफी नहीं मांगेंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ गलत कहा ही नहीं। आज उनकी नाक पूरी दुनिया में कट गई है, माफी ना भी मांगे तो क्या हुआ, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। इतना बड़े योद्धा का उन्होंने इतनी गलत तरीके से अपमान किया, हमें उन माफी से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे योद्धा को जो है उनका दायित्व तो अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे महाराणा प्रताप कहते थे कि मेरा वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, हमारे वो रोल मॉडल है, हमें उनके नाम पे कोई कीचड़ नहीं चाहिए। धन्यवाद। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र के परैया खुर्द पंचायत स्थित मुबारकपुर में गुरुवार रात की बात हम कर रहे हैं। गुरुवार रात 9 बजे बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गए पुलिस पर हमला हो गया। घटना में पुलिस अवर निरीक्षक राम बाबू पासवान के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही एक महिला सिपाही भी चोटिल है। घटना का मुख्य दोषी थाना के चौकीदार सुरेश पासवान के बेटे बैजनाथ पासवान को बताया जा रहा है, जिसके द्वारा शराब के नशे में पूरी घटना को अंजाम दिया गया। चौकीदार, उसके पुत्र और अन्य स्वजन के द्वारा युवक आशिक कुमार पिता दीपक रमानी को बंधक बनाकर पिटाई की जा रही थी, जिसको छुड़ाने गए पुलिस ने अतिरिक्त बल की मांग की। पीछे से गए पुलिस बल ने बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने का प्रयास किया। इस बीच चौकीदार और उसके स्वजनों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। घायल पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। प्रभारी थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि चौकीदार के स्वजन द्वारा एक युवक को बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस बल को भेजा गया था, जहां युवक के बीच बचाव में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। घटना की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा हमको सूचना मिला। क्या मिला? जो कि मुबारकपुर में दो समुदाय के बीच झगड़ा झंझट की संभावना है, जहां पर कोई चंद्रवंशी है दीपक रमानी के लोग, लड़का लोग या उनके गुट के लोग, चौकीदार के लड़का है बैजनाथ पासवान, उनमें झंझट हुआ है। शायद वहाँ पर मारपीट होने की संभावना है। आप वहाँ पर चले जाइए। पूर्व से वहाँ पर हमारी गश्ती दल की गाड़ी लगी हुई थी। एक व्यक्ति को मुबारकपुर के लोग बंद कमरा में रखे हुए था, जिनको हम जाने के पश्चात और पहले से हमारे बल वहाँ पर संध्या गश्ती टीम मौजूद थी। उनके निगरानी में हम बच्चा को निकाल कर लेकर के आए। इसी पर वहाँ के मौजूद भीड़ द्वारा हमला लाठी और रड के द्वारा कर दिया गया। उसको बचाने में मैं चोटिल हुआ, अन्यथा अंजाम कुछ भी आगे की ओर हो सकता था। मैं चोटिल होते हुए भी वो लड़का को बचा करके पुलिस गाड़ी से आगे की ओर विदा कर दिया। सर वहाँ पर तो सर आपका एक स्टाफ है सर, जो चौकीदार है, उसका क्या भूमिका रहा? नहीं थी जी उनकी, हमारे चौकीदार और उनके परिवार या उनके ग्रामीण द्वारा सहयोग मिलेगा। हम कभी भविष्य में भी नहीं सोचे थे जो कि मेरे साथ ऐसा इसने किया मुझे घटना से। हमें लानत है उन लोगों को और हमारे परिवार के ही सदस्य पर। परिचय दीजिएगा सर अपना। आखिर सर गश्ती गाड़ी पे हमला किसने किया? गश्ती गाड़ी नहीं, हम तो एक्स्ट्रा गश्ती गाड़ी की गाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी। हम थाने से अतिरिक्त बल के रूप में गए थे। जो व्यक्ति को ग्रामीण बंधक बनाए हुए थे उनके लाने के लिए गया, और लाने के क्रम में ग्रामीण उन्हें बचा करके लाए, हम थाने ला रहे थे। तो बंधक बनाए हुए व्यक्ति को आपने छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी दौरान आपके ऊपर हमला किसने किया? ग्रामीण जनता लोग मुझ पर। कुछ ग्रामीणों को तो सर आप पहचानते हो? नहीं, हम तो नए आदमी हैं, हम तो दूसरे थाना से आए हैं। एक आप ही की एक महिला पुलिसकर्मी बता रही है कि चौकीदार के परिजनों ने ही हमला किया हम लोगों। शायद ऐसा हो सकता है, उन लोग पहले से हैं। हाँ, लेकिन रिलेटिव है, उनसे ही संबंधित लोगों के द्वारा सुनने में आया। तो मैं पर्चे से दीजिएगा। मैं आयपू यानी राम बाबू पासवान, परैया थाना अंतर्गत गया जिला वन में कार्यरत हूँ। थैंक यू सर। कुछ महिला भी थी, कुछ पुरुष भी थे। थाना गाड़ी वहाँ किस लिए गई थी? थाना गाड़ी वहाँ पे मारपीट हो रहा है। अच्छा, तो सूचना मिला था थाना में?
सूचना मिल था। अच्छा, आप लोग रास्ते गाड़ी में? आपका तो स्टाफ वहाँ रहते हैं, वहाँ पे चौकीदार है, वो आप लोग के साथ कैसा व्यवहार किया? वहाँ पर तो गए तो ठीक व्यवहार हुआ, लेकिन मामला धीरे धीरे बढ़ते गया। मालूम दिए थे सर। अब बढ़ गया, उसके बाद मारपीट हुआ। नाम क्या हुआ मैडम आपका? प्रिया कुमारी। पुलिस की गाड़ी पे हमला कौन किया? पुलिस का हम सब पब्लिक लोग किया। अच्छा, कुछ लोग जानते भी हैं आप लोग क्या? हाँ, वो जानते हैं। चौकीदार का सवाल। चौकीदार के परिजनों के द्वारा हमला किया गया? सब चौकीदार के आदमी था उधर का। अच्छा, क्या नाम था उनका चौकीदार का? चौकीदार का नाम क्या है? बैजनाथ माथुर है। अच्छा, बैजनाथ के परिजनों ने हमला किया प्रशासन पे? जो चौकीदार का बैजनाथ बता रहे हैं मैडम, वो तो चौकीदार है नहीं, वो तो उसका बेटा बाप है, है, बेटा मतलब वो है। काम करता है उसका बदले। दोनों उसके पिताजी हैं। हाँ। उनके पिताजी का नाम क्या है? क्या है पिताजी का? सुरेश पासवान है। जो आप लोगों को जो हमला किया, वो लोग कितने लोग थे? वो लोग बहुत संख्या में 50 के भीड़ में था, 100 का भीड़ में। सब लाठी लेकर बहुत लाठी, किसी का मतलब कोई भाला खंती सब बहुत चीज था। आप गए सब कहने लगा था बुरा। आप उन्होंने परिचय दीजिएगा, परिचय। हम महिला सिपाही प्रिया कुमारी हूँ। थाना पोस्टेड है? हाँ, थाना परैया पोस्टेड। से पकड़ के तुमको रखा हुआ था लोग? वही बुलाया है कि आओ। कौन बुलाया? बैजनाथ भैया। किस लिए? बात करने के लिए। कोची का क्यों बुलाया था? जैसे पहले हमको घर पे जाके गारे गुप्त किए हैं, तो हम कॉल किए कोचुआ भैया तो आओ हमको घर पे बात कर लो। गए कौन मारने लगा? बैजनाथ। बैजनाथ है कौन? बैजनाथ को मुबारकपुर वाला उसको नहीं पहचानता है, बंद करिए सर। चौकीदार के बोले क्या मुबारकपुर वाला। अरे तुम्हारा घर बुढ़परिया है ना जी? जी सर। तो वहाँ किस लिए आप गए थे? बैजनाथ कॉल किए हैं। क्या कोई मामला था पहले से झगड़ा? हाँ, घर पे हमको जाके गाला गुप्ती किए थे। कौन किया था? बैजनाथ चौकीदार। क्या कारण क्या है? कुछ दारू का उन लोग का मैटर था, हमको मामा से पहले गाला गुप्ता किए। जब आपके घर गया तो नशा में था? हाँ, नशे में थे। आज बुलाया तो किस हालत में था? नशा में था या न्यूता में? नशे में है। नाम बताइए। आसिफ कुमार। कार्तिक। आसिफ। कहाँ घर हुआ? परैया। थाना? परैया। अलविदा जुमे की नमाज में देश भर के मुसलमान जुम्मे का नमाज अदा करते दिखे। इसी कड़ी में मोतिहारी के जामा मस्जिद से तस्वीरें आई हैं। जामा मस्जिद में नमाजियों का जनसैलाब उमड़ा और हज़ारों की संख्या में नमाजी बीच सड़क पर नमाज अदा करते हुए देखे गए। नमाजियों ने अपने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ देश भर के मुसलमान काला पट्टी बांधकर इस कानून को वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए मोतिहारी की ये तस्वीर है, जहां अलविदा जुमे की नमाज में मुसलमान भाई जुम्मे का नमाज अदा करने के लिए सड़क पर निकले। इसी कड़ी में मोतिहारी की जामा मस्जिद की ये तस्वीर है, जहां नमाजियों का जन सैलाब उमड़ा और हज़ारों की संख्या में नमाजी बीच सड़क पर नमाज अदा करते हुए देखे गए और साथ ही साथ काली पट्टी भी हाथों में बांधे हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधित वक्फ कानून लाया गया है, उसके खिलाफ देश भर के मुसलमान काला पट्टी बांधकर इस कानून को वापस लेने की मांग करते दिख रहे हैं। सब व्यवस्था ठीक है, कोई समस्या तो लोगों को नहीं हो रही है। वही लोगों से पूछने आए थे हम लोग, मैं और नगर साहब दोनों हम यहाँ पे आए हैं और लोगों से मिले, लोगों से बात की। कोई सफाई में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी और चीज़ में कोई समस्या तो नहीं है, तो सभी लोग भी संतुष्ट हैं। और कोई समस्या किसी होगी तो हम लोग हैं यहाँ पे इनके लिए। हम लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे लोगों से। सुरक्षा की व्यवस्था भी है, सुरक्षा की कोई स्थिति यहाँ पे पैदा कभी नहीं होती नहीं है। सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं और अभी जो नमाज होने वाली है सब लोग अपना मिलजुल के बनाएंगे। और यहाँ पे सफाई की व्यवस्था हम लोग देखने आए थे, सब ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार म्यांमार की बात कर रहे हैं। म्यांमार में रिएक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि म्यांमार में रिएक्टर पैमाने पर ये 7.2, 7.9 की भी बात हो रही है कि तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार जिस तरह से रिएक्टर पैमाने पर 7.9 की बात कर रहे हैं, तो तीव्रता का जोरदार भूकंप आया और इसमें काफ़ी घरों को नुकसान हुआ, तबाही हुई, हाहाकार एक तरह से मच गया अचानक से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं, सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। म्यांमार में भूकंप के बाद ऊंची बिल्डिंग भी धराशायी होते दिखे।
25 लोगों की मौत की खबर तो है और 50 से अधिक लोग लापता है। लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। म्यांमार में भूकंप से हाहाकार मच गया, लोग घरों से भागते नजर आए, चीख पुकार मच गई। बैंकॉक में देखिए बहुमंजिला इमारत के ढहने से कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। भूकंप के दौरान थाईलैंड में अचानक धरती फटी, सड़क को भी नुकसान हुआ। म्यांमार और थाईलैंड में सेना को बुला लिया गया है। सरकार ने इमरजेंसी भी लगा दी है। Tension all around. We can see all the cracks. All of us are sitting out hungry. There's small kids who are very scared and they're crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और इंग्लैंड के एक कॉलेज में उनकी टिप्पणी पर कहा कि सच्चाई को छिपाना और भारत का अपमान करना दोनों काम ममता बनर्जी ने किया है। पूरी दुनिया आज हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है और उसका सम्मान कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो वे भारत को अपमानित करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना दोनों काम ममता बनर्जी ने की है। जो पूरी दुनिया आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है, जान रही है, सम्मान कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, IMF कह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में लोग रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। शांतिपूर्ण नमाज संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा था। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां संभल सीओ अनुज चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे। अलविदा जुमे की बात कर रहे हैं। अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। शांतिपूर्ण नमाज संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती थी और इसको लेकर पहले से ही रणनीति तैयार की गई थी कि किसी को भी सड़क और छत पर नमाज न अदा करें। इसको लेकर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और यही देखिए पूरी तरह से सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी और पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीर है, जहां लोग रमजान के आखिरी शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से अलविदा जुमे की नमाज अदा की है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि कल सदन में विदेश से आने वाले लोगों के लिए, खासतौर पर अवैध घुसपैठियों के लिए जिस कानून की आवश्यकता थी वह कानून बना दिया गया है। देश को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को समझना चाहिए कि यह बहुत चिंता की बात है। 465 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा, जहां हमारा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, टीएमसी सरकार उस पर बाड़ लगाने के लिए ज़मीन नहीं दे रही है, आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि इस समस्या के निदान के लिए एक बार पश्चिम बंगाल की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। कल सदन में विदेश से आने वाले लोगों के लिए और खास तौर से इलीगल घुसपैठियों के लिए जिस कानून की आवश्यकता थी, कल वो बन गया, पास भी हो गया। क्योंकि अभी तक जो लोग इलीगल घुसपैठ करके आते थे उनको गिरफ्तार करके भेजने के अलावा या डिपोर्ट करने के अलावा कोई साधन नहीं था, कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था। कल ये कानून हो गया कि अब अगर इलीगल घुसपैठिया पकड़ा गया तो उसको 5 लाख रुपया तक की सजा, जुर्माना और 5 साल तक की कैद, और अब ये पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। तो ऐसे में जब ये हमने कानून पास करते समय कल अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जानकारी दी, वो देश को समझना चाहिए। देश के लिए बहुत चिंता की बात है कि 465 किलोमीटर बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर, जो बांग्लादेश हमारे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से मिलता है, उस पे बाड़ लगाने की, तार लगाने की लैंड नहीं दे पा रही है, देने में आनाकानी कर रही है, सारा समस्या क्रिएट कर रही है। समय आने पे कभी कभी तो ये लोगों से बलवा करा देते हैं और ये देश को जानकारी कल मिली है। मैं समझता हूं इसका निदान करने के लिए पश्चिम बंगाल की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।